नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। राहुल प्रियंका पीड़िता के परिवार से मिले, कहा पीड़िता को न्याय मिले। महागठबंधन में सहमति बनी, राजद 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी। एम्स की रिपोर्ट ने किया साफ, सुशांत सिंह राजपूत ने की थी आत्महत्या। हाथरस में बढ़ा जातीय तनाव, आरोपियों के समर्थन में उतरे सवर्ण। योगी सरकार ने फिर तोड़ा कानून, पत्रकारों का फोन किया टैप। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है, और हमें यकीन है कि आपको लगता ही होगा, कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, जिससे आपको सदस्यता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आप उनमें से कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज रात हाथरस में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि न्याय की लड़ाई में वे उनके साथ खड़े हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की अनुमति दे दी, पर यह शर्त लगा दी थी कि अधिकतम 5 लोग ही जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने वाली सड़क डीएनडी पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज भी किया, लेकिन अब भी वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा थी। इन कार्यकर्ताओं ने कोरोना दिशा निर्देशों का जमकर उल्लंघन किया। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर गुस्सा जताया कि और कहा कि लाठीचार्ज के लिए किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं था। चोट खाए एक नेता ने कहा, ये लाठीचार्ज बताता है कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना खोखला है। इसके पहले नोएडा के संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार और डिप्टी कमिश्नर रणवीर सिंह ने राहुल गांधी से बातचीत की। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को नज़रबंद कर दिया गया है। लखनऊ के बहुखंडी स्थित लल्लू के निवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके पहले दोपहर करीब 2:30 बजे राहुल और प्रियंका एक गाड़ी में बैठकर हाथरस के लिए विदा हो गए थे। इसके पहले उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस जाकर इस दुखी परिवार से मिलने और दुख साझा करने से नहीं रोक सकती। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये एक तरह से जूते भी खाए और प्याज भी खाए वाली बात हो गई, क्योंकि उसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हाथरस जाने से रोका, जिससे इतना बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा मीडिया कवरेज हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार की और फजीहत हुई और अंत में उन्हें इजाज़त देना पड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां गए और एक और दिन उन्हें बड़ा मीडिया कवरेज मिला। तो अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार को देखें, योगी को देखें या बीजेपी को देखें, तो उन्होंने हाथरस कांड में जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से उसको हैंडल किया, उससे अच्छा खासा राजनीतिक नुकसान उसे झेलना पड़ा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसा लगता है कि वो जिंदा होने लगी है। उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने लगे हैं, उसके नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, सर्वोच्च नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, और जिससे निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन में कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भी भर रहा है। तो कभी कभी राजनीतिक दल अपनी नासमझी से, गैर जिम्मेदाराना रवैये से दूसरी पार्टियों को मौका दे देते हैं, और यही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। उन पर अपने जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उनको छोड़ दिया, और वो चैनल जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस अभियान को ड्रामेबाजी का आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश भी करने लगे। लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जीत हुई है, और जो मीडिया इस तरह से चिल्ला रहा था, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, उसको नाकामी हाथ लगी है।
आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। विपक्षी दलों के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटों का बंटवारा उनमें हो गया है। तय फार्मूले के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल अपनी 144 सीटों के कोटे से वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चे को कुछ सीटें देगा। इसके अलावा कांग्रेस को 70 सीटें दी गई हैं। सीपीआई-एमएल को 19, सीपीआईएम को 4 और सीपीआई को 6 सीटें दी गई हैं। सीटों का ऐलान करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने कहा कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी ने एक मजबूत गठबंधन के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, कुर्सी के प्यार में स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दिया। बिहार काम पर विश्वास करता है। बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हम बिहार की जनता से मांग करते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, हम वो पूरा करेंगे। हम 10 लाख नौकरियां देंगे। ये सरकारी नौकरियां नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सरकारी नौकरियां होंगी, प्राइवेट नौकरियां नहीं होंगी। तो जो महागठबंधन में अनिश्चितता बनी हुई थी, सीटों की खींचतान चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं महागठबंधन बिखर न जाए, टूट न जाए, कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने रास्ते पर न चले जाएं, लेकिन वो खतरा दूर हो गया है और ये तमाम दल अब एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए। निश्चित रूप से आरजेडी को समझौता करना पड़ा है क्योंकि वो 160 सीटों पर खुद लड़ना चाहती थी। अब उसे केवल 144 सीटें मिली हैं और उसमें भी 2 दूसरे दलों को भी कुछ सीटें वो देगी। इसके बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही। पिछले चुनाव में केवल 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जब जेडीयू उसके साथ था तो उसके मुकाबले वो कम से कम 30-35 सीटें ज़्यादा चुनाव लड़ने जा रही है। तो उसके लिए एक संभावना और बढ़ गई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जेडीयू जैसा मजबूत साझीदार इस बार गठबंधन में नहीं है। अब मुकाबला एक ज़्यादा मजबूत गठबंधन के साथ है। बीजेपी और जेडीयू ज़्यादा मजबूत गठबंधन, हालांकि उस गठबंधन में भी फूट पड़ी हुई है। अभी ये देखना है कि चिराग पासवान कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए उम्मीदवार खड़े करते हैं या नहीं करते हैं, या उस गठबंधन में भी किसी तरह का समझौता अंत में हो जाता है। तो ये अंत में इसी पर दारोमदार रहेगा कि ये गठबंधन कितना एकजुट होकर मैदान में उतरता है। चुनाव प्रचार के मामले में चूँकि इस बार डिजिटल चुनाव प्रचार ही ज़्यादा होना है, तो वो कैसे इससे तालमेल बिठाता है और नीतीश और जो बीजेपी की जो जोड़ी है उसको कहाँ कैसे नुकसान पहुंचा पाता है। अपने जो जातिगत समीकरण है, एमवाई समीकरण, वो कितना उनके साथ जाता है। ये सारी चीज़ें इस चुनाव में इस गठबंधन के लिए बहुत मैटर करेंगी। आइए अब अगली खबर लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी इसने सुशांत सिंह की हत्या की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। डॉक्टरों की एक टीम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी एक रिपोर्ट में अभिनेता को जहर दिए जाने या गला घोंटने की आशंकाओं से साफ इनकार कर दिया है। याद दिला दें कि 14 जून को इस अभिनेता का शव मुंबई स्थित उनके फ्लैट में छत से लटका हुआ मिला था। उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुंबई पुलिस ने आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया था, पर इसके बाद सुशांत के पिता ने उन्हें जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। सुशांत के परिवार ने अभिनेता की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने और पैसे के कथित लेन देन का आरोप भी लगाया था। फिलहाल सुशांत सिंह केस से जुड़े ड्रग्स मामले में अभियुक्त रिया चक्रवर्ती जेल में है। एनडीटीवी के मुताबिक एम्स पैनल ने मुंबई के उस अस्पताल की राय पर अपनी सहमति जाहिर की है जिसने अभिनेता का पोस्टमार्टम किया था। मुंबई के अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी के कारण श्वास अवरोध यानी सांस का रुक जाना बताया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य से भी लगता है कि अभिनेता ने आत्महत्या की है, उनकी हत्या नहीं हुई है। हालांकि राजपूत के मित्रों और परिवार के सदस्यों ने कहा था कि वे आत्महत्या नहीं कर सकते और पिछले दिनों उनके वकील विकास सिंह ने भी इस पर निराशा जाहिर की थी कि जो एम्स की रिपोर्ट है वो संकेत कर रही है कि ये आत्महत्या थी। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला
बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि सुशांत सिंह की हत्या नहीं हुई थी, उन्होंने आत्महत्या की थी। और ये हम सब जानते हैं, इतने दिनों के बाद उनके चरित्र के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जैसे वो ड्रग्स लेते थे, जैसे वो मानसिक रूप से बीमार थे, जैसे वो अय्याश तबीयत के थे और खूब पैसा उड़ाते थे, फार्म हाउस में पार्टियां करते थे, तो जाहिर है, और वो डिप्रेशन के शिकार भी थे। तो अब ये जो पूरा मीडिया ने कैंपेन चलाया हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था, जो उनके घर वालों का कैंपेन था, कि इसको पूरा राजनीतिक मसला बनाया गया और महाराष्ट्र सरकार को घेरा गया। मुंबई पुलिस पर टिप्पणियां की गई। कंगना रनौत ने तो मुंबई पुलिस को नाकारा घोषित कर दिया था, वहाँ पीओके बता दिया था मुंबई को। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि दरअसल चीज़ों को किस तरह से तोड़ा मरोड़ गया। और मीडिया ने तो बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई, गलत जानकारियां दी, देश को गुमराह किया। तो अब ये स्थितियां काफ़ी स्पष्ट हो रही हैं कि वो स्थिति नहीं है जो बताई जा रही थी और सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है। जाहिर है कि अब वो सब लोग, वो चाहे पत्रकार हों, एंकर हों, चैनल हों, संपादक हों, सब झूठे साबित हो रहे हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। अगली खबर का रुख करेंगे। एक और पूरे देश में हाथरस सामूहिक बलात्कार कांड के पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग चल रही है, तो दूसरी ओर आरोपियों के समर्थन में हाथरस के आसपास के क्षेत्रों में सवर्ण समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने धरना दिया है। जाहिर है कि दलितों के पक्ष में उमड़े जन समर्थन से घबराकर सवर्ण भी एकजुट होकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जातीय तनाव को जन्म दे रहा है। पीड़िता के गांव बुलगड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव बगना में 12 गांव के लोगों की पंचायत हुई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोपियों को सीधे सीधे निर्दोष बताते हुए रिहा करने, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट कराने की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पीड़िता के भाई पर ही उसकी हत्या का आरोप लगा दिया। इस पंचायत से अलग बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान ने पीड़िता की मौत को ऑनर किलिंग बता दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगा दिया कि इस लड़की की हत्या उसके भाई व मां ने मिलकर की है। अब समझ लेते हैं कि हाथरस की निर्भया कांड में लखनऊ से लेकर हाथरस तक के हुक्मरानों की क्रूर और अनैतिक कार्रवाइयों के पीछे किस तरह की क्या राजनीति काम कर रही है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समूचा जो ब्रज का इलाका है वो ठाकुर क्षत्रिय बहुल इलाका है। हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी और अलीगढ़ ज़िलों में 250 से ज़्यादा गांव हैं जहां पर ठाकुर जातियों का न सिर्फ बहुमत है, बल्कि वे वहां के दबंग समुदाय हैं और उसी के तरह से वो वहां रहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर ये सभी 100% भाजपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद न सिर्फ ये भाजपा के प्रति और अधिक जुड़ गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर अन्य उपेक्षित जातियों, खासकर दलितों के विरुद्ध इनका दमनकारी रूप खुलकर सामने आ गया है। जो पिछड़ा और दलित सरकारों यानी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती की सरकारों के कार्यकाल के दौरान एक हिस्से तक दबा सिमटा रह गया था ये जो ठाकुर समुदाय है। वहीं जैसे जैसे मीडिया में हाथरस प्रकरण उभर कर सामने आ गया है और विरोधी दल इसे भाजपा तथा योगी विरोध की धुरी बनाते गए, वैसे वैसे स्थानीय ठाकुरों का बल एकत्रित होता चला गया। इस तरह वे अब बलात्कार के आरोपियों के बचाव तक पर उतर आए हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब सवर्ण समाज अपने समाज के बलात्कारियों को समर्थन में उतरा हो। इससे पहले आपको याद होगा कि 2018 में जम्मू कश्मीर में कठुआ में बकरवाल समुदाय की एक बच्ची के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ था। उस मामले में भी अपराधियों के समर्थन में बीजेपी के नेता और सवर्ण समुदाय ने रैलियां निकाली थी। रैली में महबूबा मुफ्ती सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के नेता लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा शामिल हुए थे। भारी विरोध के बाद इन दोनों मंत्रियों को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आरोपियों के पक्ष में निकाली गई इस रैली में शामिल हुए विधायक राजीव जसरोटिया को बाद में मंत्री भी बना दिया गया था, उनकी पदोन्नति कर दी गई थी। तो ये
बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन ये हमारे समाज की हकीकत है कि अपराधियों के मामले में भी जातियां अपने जातिगत आधार के हिसाब से व्यवहार करती हैं, अपने जाति सोच के हिसाब से व्यवहार करती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि ये आदमी क्रिमिनल है और इसका साथ नहीं दिया जाना चाहिए। साथ दिया जाना चाहिए जिनके साथ जिनके पर अत्याचार हुआ है, जिनका दमन हुआ है, जिनका शोषण हुआ है। तो ये एक जातिगत जो मानसिकता होती है वो केवल जातीय दायरे में सोचती है। और ये देखिए, दलित समुदाय तो इस तरह से संगठित नहीं हो पाता है कभी। अभी कुछ कोशिशें राजनीतिक स्तर पर हुई हैं, कुछ राजनीतिक दल बने हैं जो इस तरह का काम करते रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो आर्थिक रूप से बहुत ही अक्षम होते हैं, उनके पास ताकत नहीं होती है, और फिर जो सामाजिक वर्चस्व है वो सवर्णों के पास पहले से है, तो उसका और पूरा जो शासन प्रशासन सरकार सब उनके साथ होती है, तो उसका फ़ायदा उठाकर वो इन समुदाय को दबाने के लिए काम करते हैं और ये मान कर चलते हैं कि उन्होंने जो किया है वो अपराध नहीं है और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए और उसे सामान्य माना जाना चाहिए, और इसीलिए वो अपराध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सवर्ण जातियां इस तरह से संगठित हो रही हैं हत्यारों और बलात्कारियों के पक्ष में। आज की अंतिम खबर लेते हैं। हाथरस के मीडिया कवरेज से परेशान उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के फ़ोन टैप करवा रही है। ये सच्चाई उस समय सामने आई जब उसने इंडिया टुडे टीवी की पत्रकार तनुश्री पांडे का फ़ोन टैप किया, जिसमें वो हाथरस की पीड़िता के भाई से कह रही है कि वो अपने पिता के बयान का एक वीडियो बनाकर उसे भेज दे। रिपब्लिक टीवी ने इसका ऑडियो टेप चलाया है और उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह पत्रकार अपनी पसंद की बात पीड़िता के परिजनों से कहलवा रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके पूछा है कि उसकी रिपोर्टर का फ़ोन क्यों और किस नियम के तहत टैप किया गया है। उसने ये भी कहा कि यदि पीड़िता के भाई का फ़ोन टैप किया गया है तो वो भी क्यों किया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने यह भी पूछा है कि सरकार को बताना चाहिए कि पीड़िता के शोकाकुल परिवार के फ़ोन को निगरानी पर क्यों रखा जा रहा है और वो टैप क्यों किया जा रहा है। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों योगी सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वो इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संघ बनाम पीयूसीएल के एक फैसले में कहा था कि पूर्ण निजता के साथ टेलीफोन पर बात करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के हक के तहत आता है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और राज्य खास स्थितियों में ही किसी का फ़ोन टैप कर सकती है। किसी का फ़ोन केंद्रीय गृह सचिव, किसी राज्य के गृह सचिव के आदेश से ही फ़ोन टैप किया जा सकता है। फ़ोन टैपिंग भी तभी की जा सकती है जब देश की संप्रभुता खतरे में हो, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, किसी मित्र देश के साथ रिश्ते पर बुरा असर पड़ रहा हो या राज्य की कानून व्यवस्था खतरे में पड़ रही हो। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या पत्रकार के फ़ोन करने से देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई थी या इससे राज्य खतरे में पड़ गया था। देखिए, ये बिल्कुल सीधा साधा मामला है। पत्रकारों का ये हक होता है, पत्रकार संपर्क करते हैं, फ़ोन करते हैं, बयान मांगते हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां सब सरकार ने घेरेबंदी कर रखी हो तो फ़ोन के ज़रिए वीडियो मांग रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। गलत बात ये थी कि सरकार ने उनका फ़ोन टैप किया और उस टैप्ड फ़ोन को रिपब्लिक टीवी को उपलब्ध कराया। ये एक और उसने कानून का उल्लंघन किया कि ये एक ख़ास चैनल को उपलब्ध कराया और उस ख़ास चैनल ने उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, जबकि उस बातचीत में ऐसा नहीं था या वो रिपोर्टर ऐसा नहीं कह रही थी कि उनसे ये बुलवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। या वीडियो एक बयान मांगा गया था और ये कोई भी मांग सकता है। उस रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर भी ऐसा करते होंगे, लेकिन चूंकि रिपब्लिक टीवी एक प्रोपेगंडा चैनल है, वो सरकार के तरफ से प्रोपेगंडा का जिम्मा उसने उठा रखा है। अर्णब गोस्वामी इसी तरह से चीज़ों को तोड़ मोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने इस फ़ोन का भी इस्तेमाल इस तरह से किया। लेकिन ये जाहिर है कि पीड़िता के परिजनों के जो निजी अधिकार हैं, निजता है, उसका उल्लंघन है, और उस रिपोर्टर का भी जो अधिकार है उसकी भी निजता का उल्लंघन है। तो ये सरकार
जो घबराई हुई है योगी सरकार, बार बार कानून तोड़ रही है, बार बार संविधान की अवहेलना कर रही है, इसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वो इस मामले में भी इसी रास्ते पर चल रही है। और अब बुलेटिन के अंत में आपको मैं कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दूं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 64,73,000 के पार चला गया है। भारत में कोरोना के कारण मृतकों की संख्या 1 लाख के पार, दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,46,00,000 के पार चली गई है। तो ये थी खबरें आज की और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उसके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।